नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस रिटायरमेंट के लिए सेव करने का एक बड़ा टूल है। ये कई सारे टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करती है और इंडिया में दूसरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स की तुलना में इसकी फंड मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे कम है। केवल इतना ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट चॉइस, कंट्रीब्यूशन अमाउंट और विड्रॉवल ऑप्शंस के मैटर में भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है। सब्सक्राइबर्स के पास अपने फंड मैनेजर चुनने का भी ऑप्शन होता है। हालांकि इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंफ्यूजन भी साथ में आती है कि आपको कौन सा फंड मैनेजर चुनना चाहिए। आखिरकार एनपीएस एक्टिवली मैनेज की जाती है और सही फंड मैनेजर को पिक करने से आपके लॉन्ग टर्म कॉर्पस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह सबसे अच्छा एनपीएस फंड मैनेजर चुनना चाहिए और उसके लिए हम करंट एनपीएस एनवायरनमेंट की जांच करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फंड, उनके कॉन्स्ट्रक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईटी मनी यूट्यूब चैनल ने पहले ही हाईली रिकमेंडेड एनपीएस वीडियो की एक सीरीज को होस्ट किया था। हमारे पास हिंदी में एक वीडियो है जो नेशनल पेंशन सिस्टम का एक कंप्लीट ओवरव्यू देता है। एक और दूसरा वीडियो है जो ग्रेटर डिटेल्स में टैक्सेशन बेनिफिट को भी एक्सप्लेन करता है। और तीसरा वीडियो है जो एनपीएस पर कुछ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब देता है। सो वेरी क्विकली, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में अब तक जो हम जानते हैं वो ये है कि ये एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपके पेंशन पॉट का वैल्यू उस मनी पर डिपेंड करता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। आप कौन सा एसेट क्लास चूज करते हैं और बेशक आपके फंड के इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। एसेट क्लासेस के लिहाज से एनपीएस कुल 4 ऑप्शंस ऑफर करती है। पहला क्लास ई है, जहां ई इक्विटी के लिए स्टैंड करता है और यहां मनी स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा क्लास जी, जहां जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए स्टैंड करता है और यहां मनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। और तीसरा एसेट क्लास सी है, जहां सी कॉर्पोरेट डेट के लिए स्टैंड करता है और यहां मनी पीएसयू, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और आखिर में हमारे पास एसेट क्लास ए है, जिसमें कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स वगैरह जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं। ये अक्सर इन 4 एसेट क्लासेस ई, जी, सी और ए का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका सबसे बड़ा असर इस बात पर होता है कि जब आप रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते हैं, उस समय तक आपका एनपीएस कितना ग्रो करता है। इसलिए सब्सक्राइबर्स को उनके एसेट एलोकेशन में मदद करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम 2 ऑप्शंस ऑफर करती है, ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस। पहला ऑटो चॉइस ऑप्शन को पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने पोर्टफोलियो का एक ऑटोमेटिक एलोकेशन प्रेफर करते हैं। ये ऑटोमेटिक एलोकेशन एक लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल करता है, जो एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो के साथ शुरू होता है जब सब्सक्राइबर यंग होता है और सिस्टमैटिकली इक्विटी एक्सपोजर को रीबैलेंस और रिड्यूस कर देता है जब सब्सक्राइबर रिटायरमेंट की एज के करीब पहुंचता है। इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव न केवल रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना है, बल्कि सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो को किसी भी सिवियर मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाना भी है जब वो मैच्योरिटी डेट के करीब पहुंचता है। लेकिन इतना कहने के बाद इस ऑटो चॉइस इन्वेस्टर को जरूर एक फैसला करना होगा और यह है लाइफ साइकिल फंड का टाइप। लेकिन ऑटो चॉइस इन्वेस्टर को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, वो है कौन सा लाइफ साइकिल फंड ऑप्ट करना चाहते हैं। आप देखें कि एनपीएस के तहत आप एक एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड चुन सकते हैं, जहां मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 75% तक जा सकता है, या सब्सक्राइबर एक मॉडरेट या कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड चुन सकते हैं, जहां इक्विटीज का एलोकेशन मैक्सिमम 50% या 25% तक जा सकता है। अब नोटिस कीजिए कि मैंने एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड का रेफर करते हुए 75% तक वर्ड यूज किया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां इक्विटी एलोकेशन एक एज बेस्ड ऑटो चॉइस टेबल पर किया जाता है, जिसे पीएफआरडीए फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 35 साल की उम्र के हैं
तो आपका ऑटो चॉइस एनपीएस पोर्टफोलियो इक्विटीज में 75%, कॉर्पोरेट डेट में 10% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 15% होगा। और जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है, ये एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड इक्विटी को कम करके और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेशियो को बढ़ाकर आपके पोर्टफोलियो को लगातार ऑटोमेटिक तरीके से ऑप्टिमाइज करता रहेगा। इसलिए अगर आप 42 साल की उम्र में एनपीएस स्कीम में ज्वाइन करने वाले थे, तो ऑटो चॉइस रूल्स के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो का आपका इक्विटी रेशियो 47% होगा और जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी इसमें लगातार कमी आती रहेगी। एसेट क्लास ई को कम करने और एसेट क्लास जी बढ़ाने का ये पैटर्न ही ऑटो चॉइस ऑप्शन का पूरा बेसिस है, भले ही सब्सक्राइबर एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल अप्रोच चुनता हो। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक एक्टिव चॉइस ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें वो अपना एसेट क्लास एलोकेशन खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए यहां ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए इक्विटीज में मैक्सिमम परमिसिबल एलोकेशन 75% है, न कि 100%। एनपीएस रूल्स के मुताबिक इसी तरह ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 5% पर कैप किया गया है। हालांकि ये ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए एक डैम्पनर जैसा लग सकता है। इक्विटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पर यह कैप पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए है, जो कि पीएफआरडीए के ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है। वैसे भी जहां ऑटो चॉइस ऑप्शन एसेट एलोकेशन को एक पैसिव रूल बेस्ड अप्रोच देता है, एक्टिव चॉइस ऑप्शन सब्सक्राइबर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम ऑफर करता है। एनपीएस एसेट मैनेज करने के लिए प्रेजेंटली कुल 10 पेंशन फंड मैनेजर हैं। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ये हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। सभी 10 पेंशन फंड मैनेजर्स आपके पैसे को 4 टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं: इक्विटी विच इज क्लास ई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्लास जी, कॉर्पोरेट डेट क्लास सी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो क्लास ए है। जैसा कि हम सबसे अच्छे एनपीएस फंड मैनेजर का पता लगा रहे हैं, आइए इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा सूट करेगा। इसके लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसा कि इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सभी एग्जिस्टिंग पेंशन फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस पर गौर करते हैं। हम फोर्थ एसेट क्लास ए में पेंशन फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, जिसमें कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शामिल हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स का महज 5% ही इस एसेट क्लास में जा सकता है। आइए स्कीम जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ इवैल्यूएशन प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की बात होती है तो हम पिछले 5 सालों के ज्यादातर फंड हाउसेस के लिए डेटा खोजने में कामयाब रहे। एवरेज एनपीएस फंड ने पिछले 5 सालों में 8.4% से ज्यादा का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अब 8.4% का आइसोलेशन में कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसका गिल्ट म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज के साथ कंपैरिजन करेंगे। हमारे डेटा ने शो किया कि एसेट जी एनपीएस फंड सेम टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने काउंटरपार्ट्स को आउट परफॉर्म किया है। एक और दिलचस्प ट्रेंड है, सभी एनपीएस फंड मैनेजर्स के रिटर्न एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक पिक करना हो तो एलआईसी पेंशन फंड का इस पर एज है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सभी पेंशन फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न को देखते हैं तो एलआईसी पेंशन फंड का परफॉर्मेंस पॉप आउट करता है। पेंशन फंड मैनेजर्स ने पिछले 8 सालों में 4 बार टॉप 2 स्पॉट बने रहने में सफलता पाई है। तो यह दिखाता है कि एलआईसी पेंशन फंड की एसेट जी स्कीम्स पिछले कुछ सालों में टॉप परफॉर्मेंस रही हैं। सभी डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स में कॉर्पोरेट डेट फंड्स के परफॉर्मेंस में एक ट्रेंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस के बिल्कुल सिमिलर रहा है। एवरेज एनपीएस फंड ने अपने म्यूचुअल फंड पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है।
अब इस आउट परफॉर्मेंस के लिए जो एक एक्सप्लेनेशन सामने आता है वो है एनपीएस स्कीम सी फंड में इंस्ट्रूमेंट्स का कंपोजिशन है। इसलिए 2017 तक एनपीएस फंड को रुपी बॉन्ड्स, लिस्टेड डेट इशूड बाय बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, टीयर 1 बॉन्ड्स वगैरह जैसे कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन थी, जब तक कि उनकी रेटिंग AA या उससे ऊपर की थी। बहरहाल 2018 में एनपीएस गाइडलाइंस को A रेटिंग के साथ इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल करने के लिए भी अमेंड किया गया, जब तक कि यह एक्सपोजर कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो के 10% से ज्यादा ना हो। इन स्लाइटली लोअर रेटेड पेपर्स में यह छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सपोजर एक वजह हो सकता है जिसके कारण एनपीएस फंड्स को हायर रिटर्न मिला है। एनीवेज, यहां आइडिया सभी फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का है, तो चलिए उस पर वापस आते हैं। जब हमने सभी पेंशन फंड मैनेजर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न को इवैल्यूएट किया और डेटा को एक रैंक बेस्ड कंपैरिजन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने पाया कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की स्कीम सी फंड सालों से रीजनेबल कंसिस्टेंसी शो कर रही है। जब बात इक्विटीज की आती है तो सभी फंड मैनेजर्स एक यूनिफाइड ग्रुप की तरह मूव करते हुए लगते हैं। मेरा मतलब है, पिछले 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न्स पर गौर करें और आप इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि ज्यादातर फंड्स 11-12% के आसपास दिखाई देते हैं। केवल एचडीएफसी का ही इनके मुकाबले रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। एक बेंचमार्किंग स्टैंड पॉइंट से, चूंकि अलग अलग फंड एक अलग इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हमने निफ्टी 50 टीआरआई को हमारे रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज किया है और हमने पाया कि हर एक एनपीएस फंड ने 5 साल के पीरियड में निफ्टी 50 टीआरआई से अंडर परफॉर्म किया है। होल्डिंग के नजरिए से एनपीएस इक्विटी स्कीम्स के अंदर मैक्सिमम फंड का एक बहुत ज्यादा हैवी लार्ज कैप बायस है। ये एक तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के करीब क्यों है, और अगर आप साल दर साल देखें तो परफॉर्मेंस सेम ही रहा है। अब मैक्सिमम एनपीएस इक्विटी फंड ने ज्यादातर सालों में आमतौर पर ब्रॉडर इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि हम समय समय पर कुछ एक्सेप्शंस भी देखते हैं और अंडर और ओवर परफॉर्मेंस का ये पैटर्न ही है जिसका हम ये फैसला करने के लिए यूज कर सकते हैं कि किस एनपीएस फंड ने दूसरों की कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी पेंशन को ले। इसकी रैंकिंग पिछले 8 सालों से 5 में से पहले या दूसरे स्थान पर की गई है, जो इसे सभी एनपीएस इक्विटी फंड में सबसे कंसिस्टेंट बनाता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट पोजीशन कोटक महिंद्रा पेंशन फंड का है। इसकी रैंकिंग पिछले 8 सालों से 4 बार दूसरे पोजीशन पर की गई है। जहां एनपीएस रूल्स सब्सक्राइबर्स को उनके टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स के लिए अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर्स को रखने के लिए परमिशन देते हैं, वहीं रूल एक सब्सक्राइबर को एक ही टियर के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स को चुनने की परमिशन नहीं देते। दूसरे शब्दों में, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एसबीआई पेंशन फंड नहीं हो सकता, फिर इक्विटीज के लिए कोटक और आखिर में कॉर्पोरेट डेट के लिए एक एचडीएफसी नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई सब्सक्राइबर एसबीआई पेंशन फंड चुनता है, फिर उसका इक्विटी फंड, कॉर्पोरेट डेट फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग फंड सभी केवल एसबीआई से ही होंगे। अब एनपीएस में इंपॉर्टेंटली इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के एक मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप फैसला कर सकते हैं कि आप किस एसेट में सबसे ज्यादा या सबसे कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरह फंड मैनेजर का आपका चॉइस आपके प्रेफर्ड एसेट मिक्स द्वारा ड्रिवन होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो उस एसेट जिसमें आप इंपॉर्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे, उसके बेसिस पर एक फंड मैनेजर को ऑप्ट करें। अगर आप इक्विटीज के लिए हायर एलोकेशन को ऑप्ट करते हैं, तो ऐसे फंड्स पर गौर करें जिन्होंने स्कीम ई में अच्छा परफॉर्म किया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे दूसरे एसेट क्लास टाइप के लिए भी यह बात एप्लीकेबल है। एनपीएस फंड्स ऐसा रिटर्न डिलीवर करता रहा है जो इन्फ्लेशन रेट से काफी आगे रहा है, जो कि पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी छोटी सेविंग स्कीम से मिलने वाले रिटर्न के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो श्योरली एनपीएस एक एवेन्यू है जिसे हम देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना एनपीएस अकाउंट नहीं खोला है, तो एक क्विक पेपरलेस
ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए ईटी मनी ऐप पर एनपीएस सेक्शन को जरूर चेकआउट करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस वीडियो में शेयर किए गए इंफॉर्मेशन को यूजफुल पाया होगा। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर टैप करें और मैं अगली बार आपसे एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ मिलने के लिए उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.